ख़वातीन व हज़रात, आज 6 अक्टूबर 1988 लोक विरसे की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। लोक विरसे का मकसद मुल्क की लोक और रिवायती सकाफ़त को फ़रोग़ देना और उसे महफूज करना है ताकि आने वाली नस्लें उससे फ़ायदा उठा सकें। आज की महफिल भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज के फ़नकार हैं मुल्क के मकबूल और हर दिल अजीज़ गुलकार अताउल्लाह खान न्याज़ी ईसा खेलवी। उनका तारुफ़ करवाने के लिए हमने स्टेज और अदब की नामवर शख्सियत मुस्तनसर हुसैन तारड़ को दावत दी है। ख़वातीन व हज़रात, एक तजर्बा बयान करता हूँ। ये उन दिनों की बात है जब अभी बैरूत में सिविल वॉर शुरू नहीं हुई थी, तो मुझे वहाँ जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ। तो शाम के बॉर्डर से जब हम लेबनान में दाखिल हुए तो एक आवाज़ जो थी वो फ़िज़ा में गूंज रही थी, और वो आवाज़ थी लेबनान की और अरब दुनिया की एक मशहूर आवाज़ फ़िरोज़। और फ़िरोज़ की आवाज़ जो है वो शामी सरहद से गूंजनी शुरू हुई है, और सड़क के साथ साथ जितने कावाखाने थे और जितने रेस्तोरां थे और जितनी गलियां थीं और जितने बाज़ार थे और जितने चौक थे, मैं उसकी आवाज़ को सुनता चला गया ताकि मैं अपने होटल ना पहुंच गया। और उसके बाद जितने रोज़ मैं वहाँ रहा, फ़िरोज़ की और उम्मे कलसूम की आवाज़ें वहाँ गूंजती रहीं। अगर एक जगह रेडियो लगा हुआ है और आप कहीं जा रहे हैं तो ये हो नहीं सकता कि आप एक मिसरा भी उसका मिस कर जाएं, वो हमा वक्त आपके कानों में उनकी आवाज़ें गूंजती रहती। कराची से खैबर तक आप जाएं तो मंजर तब्दील होते, लैंडस्केप जो है बदलती है, दरख्त मुख्तलिफ हो जाते हैं, मकान मुख्तलिफ हो जाते हैं, शहरे मुख्तलिफ हो जाते हैं, लेकिन एक चीज़ वहाँ भी हमें मिलती है, अताउल्लाह ईसा खेलवी की आवाज़। आप ये बताना पसंद करेंगे कि आपका असल नाम क्या है? जी, अताउल्लाह खान न्याज़ी। नहीं तो ये ईसा खेलवी साहब कौन? ईसा खेलवी एक तो ईसा खेल मेरे शहर का नाम है, मैं इसलिए पसंद करता हूँ कि अपने शहर के नाम से पहचाना जाऊँ। अच्छा, अपने शहर से मोहब्बत भी कह लीजिए, और कुछ न्याजियों पर एतराज़ भी हुआ कि मैं न्याजी साथ ना लिखूँ। अच्छा, न्याजियों को बड़ा शदीद एतराज़ है कि आप इतने मशहूर क्यों हो गए? हाँ जी, यही समझ लें। पहले तो ये था कि इसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आप यूँ समझ लीजिए कि ये मशहूर क्यों हो गए। अच्छा, हाँ, ये भी है कि मेरा भी चूँकि ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है, तो हम भी इधर को आए तो लोगों ने यही कहा कि ये चंगा भला मतलब जट मुंडा सी ते केड़े पासे टुर पे। मेरा ख्याल है कि आपके बारे में भी यही कहा होगा उन्होंने। बस कोई हो जी सिचुएशन है उधर भी। अच्छा, प्यार से क्या कहते थे आपको? वैसे कभी महसूस नहीं किया कि उन्होंने क्या कहा है। माँ मुझे कहती थी अता, प्यार से। इसके अलावा? और उसके बाद अब बीवी कहती है। यानी या माँ और बीवी के दरमियान भी तो कुछ खातूनें पढ़ती होंगी, उन्होंने क्या कहा? वो तो ज़्यादा पढ़ती हैं, लेकिन कुछ याद नहीं हो क्या कहती थी। अच्छा, मौके माल की मुनासिबत। हाँ, वो जाहिर है कि प्यार की बातें ज़्यादा देर याद नहीं रहती, वरना याद रखनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब दूसरा नगमा आप कौन सा पेश करें? तब जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, ये एक सुम्स केसर के इलाके का मशहूर लोकगीत है। उसका जो अस्थाई थी वो मुझे वहाँ से मिली, बाकी शायरी उस पर थोड़ी बहुत मैंने खुद की। पहली बार मैंने अर्ज़ किया, मैं स्कूल में गाया। अच्छा, और अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आप प्रोफेशनली पूछ रहे हैं या शौकिया तौर पे? नहीं, शौकिया। तो वो मैंने स्कूल में गाया। वो उस वक्त ये कुछ अजीबोगरीब सी बात निकलती है कि भाई आपने जो गाना शुरू किया बकौल आपके, वो एक रोमानवी तहरीक के हवाले से गाना शुरू किया, लेकिन आप फिर प्रोफेशनल बन गए, यानी आपने उसको फ़ायदा उठाया उस तहरीक का? नहीं, ये मेरा कभी भी मैंने ये नहीं सोचा था कि खुदा व बुज़ुर्ग वरतर मुझे ये इस मकाम से नवाजेगा, इसलिए कि मैंने कभी इस मकाम का सोचा ही नहीं था जी। बाकायदा तौर पे इस फील्ड में मेरे ख़ानदान में कोई और तो था नहीं जो मैं सोचता या इसके लिए कोई जद्दोजहद करता। तो उसके लिए ये था कि उस वक्त मैं शौकिया तौर पे करता, लेकिन जब घर वालों ने मेरे शौक़ और मेरे जुनून को देखा तो उन्होंने मुझे आग कर दिया, बाप ने घर से निकाल दिया। अब मेरे पास मैंने और भी मुलाजमतें की अपने इस सिलसिले को चलाने के लिए। तो जब मुझे और कोई रास्ता ना दिखाई दिया, यानी मैं उस वक्त FA था, जब मैं मैट्रिक था, बल्कि जब घर से निकाला गया, FA फिर बड़ी मुश्किलों से किया, BA भी बड़ी मुश्किलों से किया,
तो उस दौरान जो मुझे ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरियात चाहिए थी, जी। उसके लिए मैंने छोटी मोटी नौकरियां भी की, तो लेकिन कुछ बात ना बनी। अब मैं होटलों में भी काम करता रहा। तो उस दौरान जब नया नया कैसेट आया तो मैं छुप छुप के गाया करता था, छुप छुप के गाया करता था। तो उस वक्त चूंकि नया नया कैसेट आया तो लोगों ने वो Available छोटे on छोटे टेप iTunes. रिकॉर्डर उनके पास होते थे, वो रिकॉर्ड करके ले जाते थे। तो इस तरह वो कैसेट मार्केट में आया। और एक रहमत ग्रामोफोन हाउस वाले हैं फैसलाबाद में, उन्होंने जब ये कैसेट सुना तो उन्होंने प्रोफेशनली इसमें कुछ महसूस किया, तो उन्होंने मुझे दावत दी, रिकॉर्डिंग की, और फिर मेरी बाकायदा तौर पे प्रोफेशनल समझ लीजिए रिकॉर्डिंग हुई। और अल्लाह के फजल करम से मेरा पहला ही कैसेट जो था, जो उर्दू, सराइकी, पंजाबी वो सब उसमें मिक्स था, जी। तो वो मार्केट में आया तो उसे इतनी पजीराई मिली, और उसी कैसेट की वजह से मैं आज इस मकाम पे हूँ। उसके बाद मेरे इस वक्त तकरीबन 60 कैसेट हैं मार्केट में। पहला गीत जो आपने गाया उसका क्या बोल गया था? बोल था उसका क्यों दिता ईसा को रोल बेपरवाह ढोला। और ये किसने लिखा था? ये हमारे अजहर न्याजी हैं, वहाँ एक छोटा सा गांव है हमारी तहसील में, कमर मुशानी, अच्छा। वहाँ के मकामी वो अब भी शायर। लिखते हैं? अब कुछ गमे रोज़गार, गमे हालात ने उन्हें यहाँ इससे फील्ड से ज़रा दूर कर दिया। उस वक्त लिखा करते थे। अच्छा, कुछ याद है उसकी धुन या बोल वगैरह अगर? अच्छा, ये फरमाएं कि गाना सीखा कहाँ से? मैं हारमोनियम बाकायदा तौर पे मैंने सीखा। गाना नहीं सीखा? वहाँ अपने मेरे शहर में एक मकामी उस्ताद हुआ करते थे जो कुछ अर्सा यहाँ रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से भी मुंसलिक रहे। क्या नाम था? इम्तियाज़ खालिक उनका नाम था। उनसे मैंने हारमोनियम सीखा, और उसके बाद मैं चाहता था कि उनसे बाकायदा तौर पे और भी सीखूं, लेकिन वही प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम्स ने वक्त ही ना दिया कि मैं बाकायदा तौर पे सीखता। सिर्फ इसी पे इक्तिफा किया, हारमोनियम पर। तो उसके बाद फिर मैंने जैसा कि अर्ज़ किया फोक गानों की तलाश में, और उन्हीं धुनों पे मैंने बहुत ज़्यादा गाया है। उसमें कोई ख़ास टेक्निकल या मौसीकी की कोई ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। यानी ये कहना चाहिए कि आप जिस सरजमीन पर निकले अपने पुराने वर्से की तलाश में, जी, आपने वो खोया हुआ वर्सा तलाश किया, और शायद उसकी नगमगी जो थी और उसका दुख जो था और उसकी तारीख जो थी और उसकी कदामत जो थी, उसने आपको ये सारी गायकी सिखाई। हम बस यही समझ लीजिए कि उसी से ही मैं मुतासिर हुआ, और उसी से ही मैंने सब कुछ सीखा, और उसी को ही मैंने गाया। तो अब अच्छा, मुझे याद है कि जब मैं अपने गांव में हुआ करता था तो वहाँ पे एक तरखानों का मोहल्ला था, तो वहाँ पे एक बहुत ही मतलब अमीर तरखान थे, तो वो ग्रामोफोन लेके आए थे। तो हम जाके कच्ची दीवार के साथ अंधेरी रातों में कान लगाकर सुना करते थे कि ये क्या बजाते हैं, और उनके पास तवे थे वो पुराने 78 RPM वाले। तो मुझे ये तो अब याद नहीं कि वो किन के गाने वहाँ पे वो लगाते थे और वो रिकॉर्ड किन गवैयों के थे जी। लेकिन जब मैंने आपको पहली मर्तबा सुना तो मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे मैं उस कच्ची दीवार के साथ कान लगाए खड़ा हूँ, और मुझे वो पुरानी और कदीम मौसीकी जो हमारे पंजाब की है, हमारे सिंध की है, हमारे बलूचिस्तान और सरहद की है, एक मरतबा फिर उन वीरानों में से और उस कदामत में से निकल के मेरे सामने आ खड़ी हुई। तो आप ये फरमाएं कि ये जो आप ये यानी ये जो संगलों के साथ मारने वाली बात होती है या जब वो कोठे पे तोरियां सूख रही हैं, तो ये सारा सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? मैंने अर्ज़ किया ना कि वो मैं जो चाहता था बाकायदा तौर पे सीखना, वो तो ना सीख सका। अच्छा। अब इस शौक़ की तस्कीन के लिए कुछ ऐसे हालात थे कि मैं बाकायदा तौर पे किसी उस्ताद के यहाँ नहीं बैठ सकता था। तो उसके लिए जो आसान रास्ता मैंने अपने लिए तलाश किया। अब मैं उस वक्त जिस वक्त फील्ड में आया, बहुत अच्छे अच्छे गज़ल गाने वाले उस वक्त मौजूद थे। अगर मैं गज़ल की फील्ड में आता तो शायद कभी भी यहाँ तक ना पहुँचता। इसलिए मैंने अपने लिए एक अलहदा रास्ता तलाश किया, और वो सिर्फ यही रास्ता था जिस पे चल के मैं यहाँ इस मंजिल तक पहुँचा हूँ।
और वो यही मैंने कोशिश की कि बरसहा बरस के जो शादी ब्याहों पे या ऐसे मौक़ों पे हमारे ख़ानदानों में या बुज़ुर्गों ने जो गीत गाए थे और इस वक्त उनकी वो इस जदीद मौसीकी के शोर में उनकी आवाज़ जो दबती चली जा रही है, तो उसको मैंने झाड़ पूंछ के नए सिरे से आपके सामने पेश किया। इसीलिए आप जब सुनते हैं तो कई साल पीछे चले जाते हैं। तो अब आप हमें क्या सुनाएंगे जनाब? इस वक्त मैं एक सरायकी गीत आपको सुना रहा हूँ जी। जी, सरायकी गीत जी, ये है मजबूरी सा खेलवी का लिखा हुआ। ये भी मजबूर है। मैं सुना लूँ फिर आपको बात भी सुना। नाम इसका अतः आपके गीतों की जो धुनें, वो जाहिर है कि उनकी बुनियाद जो है वो हमारी पुरानी लोक मौसीकी है, लोक धुनें हैं, लेकिन आप अपना हिस्सा भी तो कुछ डालते हैं, अपनी तरफ से भी इसको ऐड करते हैं। तो क्या आपकी धुनें जो तमाम तर होती हैं वो आपकी अपनी तरतीब दी हुई होती हैं या किसी मौसीकार की भी मदद हासिल करते हैं इसमें? पहले यूँ था मुस्तनसर भाई कि मैं पूरा एक कैसेट रिकॉर्ड जब कराता था तो उसमें एक आध गीत ऐसा भी होता था जो मैं अपनी तरफ से कंपोज करके उसमें शामिल करता था। लेकिन उसके बाद जब मेरे कैसेट में 30-40 के लगभग कैसेट आ गए तो उसके बाद मैंने अच्छे अच्छे उस्तादों के साथ बैठ के भी कैसेट के लिए काम किया, इसलिए कि मैं ये चाहता था कि थोड़ी बहुत तब्दीली भी मिले मेरे सुनने वालों को। और जाहिर है जब एक दो जहन उसमें नए शामिल होंगे तो उसमें नई बातें पैदा होंगी और कैसेट ज़्यादा खूबसूरत होगा, उसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स शामिल किए जाएं और अच्छे अच्छे उस्तादों से उनसे मैं कुछ सीखूं भी सही। सो वो मैं आज तक कर रहा हूँ। आप ये फरमाएं कि आपको अपनी गायकी में अगर ये पूछा जाए कि जनाब आप ये जो गाने वाने गाते हैं जी, तो क्या ख़ास बात है जो आपको दूसरों से अलग करती? वो मुस्तनसर भाई मैं अर्ज़ करूँ कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे जो बात है उसमें वो है आवाज़ का दर्द जी, जो अल्लाह जल्ले शानहू ने मुझे इनायत किया है। और दूसरी बात जो है कि जो चीज़ मैं गाता हूँ कोशिश करता हूँ कि इंतहाई सादा हो और हमारे इर्द गिर्द यानी जो लोकगीत हैं और अक्सर हमारे इर्द गिर्द अब भी खुशी और गमी के मौक़ों पे गाए जाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ उन्हें खूबसूरत अंदाज से नए तरीके से लिखवा के तो उन्हें आवाम की खिदमत अच्छा, में चूँकि आपकी गायकी जो है वो आम लोगों की समझ में आती है और आप उनकी सतह के हवाले से बात करते हैं, उनकी जो ज़ाती वही रोमानवी तहरीकें होती हैं उनकी अपनी अपनी विलेजेस में होती हैं। आजकल आप कहाँ रहते हैं, यानी क़याम कहाँ है आपका? जी, मैं मुस्तकिल तौर पे लाहौर में हूँ आजकल। अच्छा, लाहौर में रहने की कोई ख़ास वजह? उसकी एक वजह तो ये थी कि ये जो हमारा प्रोफेशन है जी, उसके लिए वहाँ ज़्यादा फील्ड थी, और दूसरी बात यह है कि इसके अलावा भी मैं थोड़ा बहुत कारोबार करता हूँ लाहौर में। वैसे लाहौर की यूं भी तारीफ कर दीजिए, खूबसूरत शहर, इसलिए भी आप वहाँ रहते हैं। नहीं, और आप जैसे लोग वहाँ रहते हैं तो इसलिए खूबसूरत तो खैर पहले था, इसलिए हमने उसका चुनाव किया। वालिद साहब का नाम क्या? अहमद खान न्याजी। और उनका पेशा? ज़मींदार। बहन भाई आप कितने? हम 4 बहन भाई थे, एक बहन फौत हो गई और हम 3 हैं। बाकी भाई क्या करते हैं? एक भाई है मेरा जो वो भी ज़मींदार से ही मुंसलिक। अच्छा जी, तो वो आपकी ये चीज़ें वगैरह सुनते? अब तो गवारा करते। Available गवारा on करते। iTunes. अच्छा, तो नंबर कौन सा था आप? मेरा दूसरा नंबर था। मतलब अव्वल नंबर नहीं थे आप? नहीं। यहाँ आप आके हाँ, अव्वल नंबर? पहले मेरी बहन थी, उसके बाद मैं था। अच्छा, मेरे पास एक सवाल है कि क्या आपने शादी की? शादी की जहाँ तक शादियाँ कही है। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ। और कब की? कुछ सही तारीखें तो उनकी याद नहीं मुझे। मतलब इतनी ज्यादा हैं कि सही तारीखें याद नहीं, ये बात नहीं है। हैं तो 4, लेकिन सही तारीखें याद नहीं है मुझे। 4 शादियाँ? हाँ, 4 शादी। अच्छा, तो क्या ये सब की सब पसंद की शादियाँ थी? नहीं, पसंद तो उन्हें ना पसंद कह सकते हैं, ना उन्हें अरेंज मैरिज कह सकते हैं। यूँ कह लीजिए को वह हादसाती शादियाँ कह लीजिए।
अच्छा, ये हसीन हादसात आपके साथ ही होते हैं, हमारे साथ नहीं होते। बस आपने कभी अपने आप को उसके लिए तैयार नहीं किया। अच्छा, तो बच्चे कितने हैं माशाल्लाह और क्या करते बच्चे, एक मैंने शादी की थी बरतानिया में, हैं? जी। उसमें से एक बच्ची थी, वो फौत हो गई। अच्छा। अब जो है इस वक्त मेरी बीवी मुल्तान से बिलोंग करती है, उसमें से माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। अल्लाह एक बेटा है, एक बेटी। बेटा है सांवल और अच्छा। बेटी है लारेब। बेटी क्या है? लारेब, अच्छा। लारेब अफी जी जी बिल्कुल। तो एक तरफ तो आप बिल्कुल ही अपने कल्चर के हवाले से, अपनी ज़मीन के हवाले से नाम रखा, दूसरी तरफ कहीं और निकल गए, तो ये क्या वजह थी? वो दरअसल इतनी देर इस फील्ड में रहने के बाद अपने वालिदैन से कुछ सुलह सफाई तो हुई थी। अच्छा। तो मेरा ये ख्याल था कि मैं जिस तरह अपने बेटे का नाम सांवल रखा, उसी तरह अपनी बेटी का नाम मैं सस्सी रखना चाहता। अच्छा। लेकिन मेरे बाप ने और मेरी माँ ने इसकी मुखालफत की कि आप वो एक बड़ा ट्रेजिक सा संबल है सस्सी का, तो खुदा न खास्ता इसको कोई फ्यूचर में वैसी परेशानियां ना उठानी पड़े। हालांकि यूरोप वगैरह में जूलियट आम नाम होता है। हाँ जी, उनका भी होता कोई है। अंजाम इतना अच्छा नहीं था। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, ये फरमाएं कि आपकी बेगम को आपकी कौन सी आदतें पसंद हैं और कौन सी नापसंद हैं और कौन सी बिल्कुल ही बुरी लगती? मेरी इस शादी को कोई 4 साल का अर्सा हो गया। तो मसला ये ना कि इसके लिए हमें 4 इंटरव्यू चाहिए आपकी 4 शादियों के लिए, लेकिन यहाँ इंटरव्यू एक है, तो हम मौजूदा बेगम तक ही यहाँ जो इस वक्त जिस सिचुएशन में मैं हूँ, जी, जो मेरी बीवी है, इस 4 साल में मैं तो ये नहीं समझ सका कि मेरी बीवी को मेरी कौन सी आदत पसंद है। ये समझ में नहीं आई। यही समझ आती है कि सारी आदतें बुरी लगती हैं उसे। सारी बुरी लगती है? हाँ। अच्छा, ये वैसे बहरहाल ये आपका कोई मेरा ख्याल है वो खुद अगर इस वक्त यहाँ होती तो इस सवाल का जवाब वो ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकती। कोई ना कोई आदत तो अच्छी लगी होगी, उन्होंने आपको कबूल किया। वो पहले की बात कुछ और थी, अब तो फिर अच्छा, तालीम कहाँ तक है और कहाँ से? तालीम मैंने मैट्रिक ईसा खेल से की है जी। अच्छा। उसके बाद फैसलाबाद से FA किया। अच्छा। फिर प्राइवेट BA किया मैंने मियाँ वाली से। गाने का शौक, अब बुनियादी बात पर आते हैं। हाँ, गाने का शौक शुरू हुआ ये मुझे बचपन से ही यूँ समझ लीजिए कि था। अच्छा, बचपन से तो सबको ही होता, हमें भी था, लेकिन हम नहीं बन सके, तो आपके खास कोई चीज़ होगी ना, सिर्फ शौक ही नहीं हो। एक शौक तो बचपन से था, लेकिन उसमें बाद में एक तहरीक शामिल हुई थोड़ी सी। अच्छा, ये जिस तरह सियासी तहरीकें होती हैं और तारीखी तहरीकें होती हैं, इस तरह इसमें भी कोई तहरीक नहीं, शामिल? सियासत में तो कुछ गर्दें शामिल होती हैं, यहाँ कुछ गर्दें शामिल नहीं थी। यानी ये रोमानवी तहरीक हम इसे कह सकते हैं? बस यूँ कह लीजिए। अच्छा, नहीं कह लीजिए, नहीं हमें या कहना पड़ेगा या नहीं कहना पड़ेगा? हाँ, बस ऐसा ही कुछ मामला था। अच्छा, तो क्या हुआ क्या? मतलब हम आपसे तफसील नहीं पूछते, लेकिन हम ये जानना पसंद करेंगे कि हम इसको रोमानवी तहरीक कह लेते हैं, तो मौसीकी की इस रोमानवी तहरीक के तहत आपने क्या महसूस किया? यकदम गाना शुरू कर दिया और क्या नहीं, हुआ? मुस्तनसर भाई, जो कुछ मेरे साथ हुआ वो अमूमन हर आदमी के साथ जवानी में होता है, लेकिन ये होता है कि हर आदमी की जो महसूस करने की वो होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो यूँ कह लीजिए कि मेरे साथ भी वही हुआ जो शायद आपके साथ भी जवानी में हुआ हो। लेकिन मेरे हो क्या मतलब, हम जवान हैं ऑलरेडी, कमाल करते हैं। मेरा मतलब है एक ख़ास वक्त होता है अच्छा। ऐसे हादसों का। जी जी। अब तो अगर आपके साथ ऐसा हादसा भी हो भी सही तो शायद आप उसको इतनी वो कवरेज ना दें। तो मेरे साथ भी ऐसा ही एक हादसा हुआ, तो उसको मैंने कुछ इस अंदाज से लिया, कुछ यूँ से समझ लीजिए कि एहसास महरूमी, जो गाने का शौक़ तो जैसा कि मैंने अर्ज़ किया मुझे बचपन से ही था, लेकिन मेरे ख़ानदान वाले मना करते थे, मुझे रोकते थे इस बात से। लेकिन एक मेरे उस्ताद थे जो हमें स्कूल में अंग्रेज़ी पढ़ाया करते थे, खुदा बख्शे उन्हें, उनका कत्ल हो गया। बहुत अच्छा वो ख़ुद भी गाते थे, तो बज़्म अदब के पीरियड जब हुआ करते थे तो एक दफ़ा उन्होंने मुझसे भी सुन लिया। उस वक्त मैं फ़िल्मी गाने गाया करता था जो उस दौर में मशहूर हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अच्छा गा लेता हूँ और मुझे उसमें कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए।
तो अपने तौर पे जो मैं मेहनत कर सका वो किया, क्योंकि वो ख़ानदानी हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते थे कि मैं बाकायदा तौर पे मौसीकी सीखूं। वरना मुझे भी शौक़ था कि मैं इसकी जो क्लासिकी मौसीकी है या इसकी जो सही मौसीकी की फील्ड में आने के लिए जो कुछ सीखना चाहिए मैं भी सीखूं, लेकिन मेरे हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते थे। इस वजह से मैंने फ़ोक पे इक्तिफ़ा किया, और वो भी मैंने उस पर रिसर्च की जो मुझे अपने इर्द गिर्द से माहौल से मिला उस वक्त मैंने उस पर मेहनत की। और फिर जब मैं बाकायदा तौर पे इस फील्ड में आया तो फिर मैंने बाकायदा तौर पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गया, वहाँ रिसर्च की, वहाँ से जो कुछ मुझे मिला उस पर मैंने नई शायरी करवाई और उसे नए तरीके से कोशिश की कि जदीद तरीके से सुनने वालों की खिदमत में पेश करूँ। सो वो मैंने किया। आप इसके बाद हमें क्या सुना रहे हैं? इस वक्त मेरी खुशकिस्मती है कि तुफ़ैल नियाज़ी साहब मेरे सुनने वालों में तशरीफ़ फरमा है। आपसे इजाज़त चाहूँ। घर से निकलने के बाद फिर हम जब अमली ज़िंदगी में आए तो सफ़र शुरू हुआ। यानी ये कोई मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। किन चीज़ों पे सफ़र करते थे? आपको तलाश तो बहुत किया, मिले नहीं। उस वक्त ये था कि ना इतनी तालीम थी, ना कोई सिफारिश थी कि कोई मुलाजमत होती, कोई नौकरी मिलती, तो जो काम हो सकता था वो किया। कौन सा काम? मसलन ट्रक ड्राइवर भी रहा, यहाँ ट्रक चलाता रहा। उन दिनों ये इस्लामाबाद नया नया बन रहा था, तो लोकल जी थानू हुण लभ्या वैसे। हाँ, तो मैं जी ते इत्थे भी काम करते रहा। फिर इस तो बाद लाहौर दे विच। ये जो इस्लामाबाद में कोठियाँ हैं, हाँ जी, तो इसका मतलब है कि वो जो आपने कहा कि ईंटें और सरिया और सीमेंट वगैरह ढोते रहे आप ट्रक पे, तो वो कोठियों की ईंटें तो सुरीली हो गई हैं, लेकिन उनके मकीन जो हैं वो क्यों सुरीले नहीं हुए? नहीं, यहाँ के लोग तो बहुत माशाल्लाह सुरीले भी हैं। ये और बात है, वो दाद देने में कंजूसी करते हैं, लेकिन कर रहे हैं ना, मुझे भी यही महसूस हो रहा है। सुरीले बहुत हैं। उनका ख्याल है कि ये ग्रेड वाला कोई मसला है इसमें। जी नहीं, ये आपने ट्रक चलाया, तो कई लोगों का ये कहना है कि ये जो ट्रक वाले हैं और बसों वाले हैं, ये अताउल्लाह ईसा खिलवी की कैसेट इसलिए चलाते हैं कि वो खुद ट्रक ड्राइवर रहा है और मतलब वगैरह वगैरह। नहीं, ये बात नहीं। दरअसल ट्रांसपोर्ट में हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सराइकी स्पीकिंग लोग। अच्छा। द्रेसिल से परला जो बेल्ट है जी, उसके जितने भी लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं ट्रांसपोर्ट में। कराची, अब अगर आप देखें तो कराची में जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं ट्रांसपोर्ट की, उसमें मियाँ वाली ज़्यादा, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, उधर के लोग इन्वॉल्व हैं, कोहर्ट वगैरह के। तो चूँकि मैं उनकी मादरी ज़ुबान गाता हूँ जी, और वो ज़्यादातर उस तबके में अनपढ़ लोग होते हैं या थोड़े बहुत पढ़े लिखे, वो दिन रात ट्रक चलाते हैं, अताउल्लाह ईसा खिलवी को सुनते हैं। नहीं, उस लिहाज से तो हम भी अनपढ़ हैं, क्योंकि हम भी दिन रात आपको सुनते हैं। थैंक यू जी। अच्छा, अता आपने ये भी तो बताया था हमें कि जनाब ट्रक ड्राइवर होने से पहले ये कंडक्टर थे, ये जो होते हैं ना, छोटे जो होते हैं ट्रक के साथ, जब भी कोई वो ट्रक ख़राब हो जाता है तो वो एक पुराना जग जो है प्लास्टिक का ड्राइवर छोटे को देता है कि जाओ साथ वाले गांव से लस्सी ले, और ख़ुद वो ट्रक के नीचे सो जाता है। उस किस्म के छोटे थे और ट्रक ड्राइवर हुए, और उसके बाद कहाँ गए? क्योंकि ये कहानी पहले मुकम्मल हो जाए। ट्रक से चलाने के बाद मैं अर्ज़ किया लाहौर में मैं काम करता रहा जी, वहाँ मुख्तलिफ होटलों में भी काम किया। होटलों में क्या काम किया मसला? वहाँ मैं वेटर भी रहा होटल में। मैं वैसे शायद हमारे नाजरीन, मुझे आदत है कहने की, बहरहाल सामीन जो हैं और अता भी शायद ये समझे कि मैं ट्रक ड्राइवर को या एक वेटर को शायद किसी भी हवाले से कोई कमतर चीज़ समझ के ये बात कर रहा हूँ। मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करता हूँ कि मैंने भट्टा मज़दूर का काम किया है 6 महीने के लिए, और मैं इसके ऊपर बहुत फ़ख्र करता हूँ कि मैंने वो मज़दूरी की है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं वो, उनको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितने दुख उठाने पड़ते हैं, और फिर कहीं जाकर इस मुकाम पर पहुँचते हैं जहाँ अताउल्लाह ईसा खिलवी बैठे हैं। किसी भी मकाम पे पहुंचने से पहले अगर आप सफ़र नहीं करते तो उस मकाम पे आप ज़्यादा देर ठहर नहीं सकते।
दुरुस्त। तो मैंने जो सफ़र किया, जो मेहनत की, जो जिस लगन और खुलूस के साथ जहाँ तक पहुँचा हूँ, तो उसमें मैं खुदार महसूस नहीं करता कि मैंने कोई मजदूरी की। हालांकि मैं खाते पीते घराने से बिलोंग करता हूँ। अगर मैं ऐसा ना भी करता तो मुझे रोटी कम से कम रोटी और कपड़ा तो मिल ही जाता। लेकिन उसके बावजूद मैंने सेल्फ मेड आदमी हूँ, अपने आप पे डिपेंड किया है, अपने तरफ से कोशिश की है। कोई इसमें मैं और नहीं समझता ये बताते हुए, या मैं कुछ झिझक नहीं रहा। वैसे अजरा है मजाक आपसे मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, वरना मुझे ये कहते हुए फ़ख्र होता है कि मैंने मजदूरी की है, मैंने कि आप बुनियादी तौर पर अवामी एक फनकार जी, और आवाम के सामने बैठ कर गाते हैं और उनकी अप्रिसिएशन और उनकी दाद और उनकी कुर्सियां तोड़ने के साथ गाते हैं। जब आपको उनसे अलग करके एक छोटे से सेट पर कैद कर दिया जाता है, क्योंकि आपके सामने तो सिवाय कैमरों के और कुछ नहीं होता, तो क्या आपकी गायकी में कुछ फ़र्क आता? उस वक्त गाते वक्त मुस्तम सर भाई, मैं ये अपने तौर पे ये महसूस करता हूँ कि मेरे कुछ ऐसे सुनने वाले जो मुझ तक नहीं पहुँच सकते, या मुझे मेरे प्रोग्राम्स में शामिल नहीं हो सकते, तो मैं कोशिश करूँ कि टीवी के ज़रिए से उनके दरमियान अच्छी परफॉर्मेंस दे सकूँ, ताकि वो घर बैठ के अपने इस शौक़ को पूरा कर सके जो मेरे शोज़ में आके वो नहीं पूरा कर सकते। तो इस सिलसिले से मैं उसमें थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूँ। उसमें वो मज़ा नहीं आता जो लाइव परफॉर्मेंस। बस यही मैं कहलवाना चाहता था कि क्योंकि मैं बेसिकली स्टेज का आर्टिस्ट हूँ। जी जी फरमाइए। वहाँ टीवी पे वो मज़ा नहीं आता, वो खुल के परफॉर्मेंस, वहाँ पाबंदियाँ भी कुछ होती हैं, कुछ आदाब हैं वहाँ के जिन्हें सामने रखना पड़ता है। तो वैसे भी देखें ना, अब जब आप स्टेज पर बैठे होते हैं तो सामने जो आंखें होती हैं, खूबसूरत आंखें, वो सचमुच की होती हैं, और कैमरे की ये जो आंख है ये तो डेड है। अब इसकी आंख में आंख मिला के आपने क्या बात करनी? मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी आंख में आंख ना मिलाऊं, ना मिलाए। मतलब ये सर्द आंख है ना, आप तो मतलब बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी आंखों को महफूज रखूँ। अच्छा ये फरमाएं कि हमारे एक बहुत मशहूर लोक फनकार हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक दफ़ा वो कनाडा गए और वहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया। जब वो बाहर निकले को 10-12 साल पहले की बात है, तो एक साहब आए और उनको गले लगा लिया और उनको अपनी कार, जो उसकी ब्रांड न्यू कार थी, उसकी चाबी दे दी और ये कहा कि मैं पिछले 25 बरस से यहाँ पे हूँ और तुम आज मुझे वापस अपने वतन ले गए और मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी तरफ से एक हकीर सा नजराना है। इस किस्म के वाक़यात आपके साथ भी कभी हुए जब आप बाहर जाते? उसमें यानी ये ज़रूरी नहीं कि वो तोहफा इतना बड़ा हो। नहीं, वो मैं इसी बात से कता नज़र दूसरी बात करना चाह रहा था। वाक़यात तो बहुत सारे हैं। इस वक्त मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ, तो जो एक वाक़या मुझे मुतासिर किया वो उस नॉर्वे के एक शहर ओस्लो में मेरा स्टेज शो था जी। तो वहाँ कोई 500-600 आदमी उस वक्त हाल में मौजूद था। मैं अकेला आर्टिस्ट वहाँ परफॉर्म के लिए गया था। तो एक सफ़ेद बालों वाला, उसकी ये भुएं भी सफ़ेद, ये सब कुछ उसका ये सब सफ़ेद हो चुका था। वो आदमी बड़ी तवज्जो से मुझे सुन रहा है। सबसे अलग वो मुझे महसूस हो रहा है कि एक आदमी जो है मुझे सबसे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। तो कुदरती तौर पे किसी आर्टिस्ट को कोई भी आदमी जब ज़्यादा तवज्जो से सुनता है तो आर्टिस्ट भी उस तरफ ज़्यादा तवज्जो देता है। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो वो साहिब आके मुझसे मिले। उन्होंने मुझे कहा कि अता साहिब, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वक्त मेरे घर पे गुजारें। ये बातें अब उर्दू में हो रही। मैंने कहा जी आप जब चाहें मैं हाजिर हो जाऊँ। तो उसने कहा कि मैं आपको कल परसों किसी वक्त फ़ोन करूँगा, जब आपके पास वक्त होगा तो आप मेरे साथ तशरीफ़ ले जाइएगा, मैं आपको लेने आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। सो दूसरे दिन उसने टेलीफोन किया मुझे, वो साथ ले गए। तो उस घर में जो सबसे ज़्यादा चीज़ मुझे मुतासिर करने वाली थी वो ये कि मैं जो ही अंदर दाखिल हुआ तो उसकी बीवी, ज़ाहिर है अब वो भी माशाल्लाह 70-75 के लगभग होगी। तो उसने जिस वालहाना अंदाज में मुझे गले से लगाया और अपनी ज़ुबान, मेरे ईसा खेल की ज़ुबान उसने बोलना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मैं हैरान हो गया क्योंकि उस शख्स ने मुझे नहीं बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग कर।
तो उस वक्त मुझे पता चला कि ये औरत और इसका खामंद जब हमारे मुल्क की तकसीम हुई तो उस वक्त ये वहाँ शिफ्ट हो गए थे नॉर्वे में। अच्छा। वो ईसा खेल से बिलोंग करती थी, उसकी बीवी, और उसका खामंद जो था वो दाऊद खेल से बिलोंग करता। उसका नाम था, वो ख़ास से मशहूर अफसाना निगारों में इस वक्त शुमार किया जाता है, हिंदू था वो। जी जी। हरचरण चावला उसका नाम। हाँ, चावला साहब तशरीफ भी लाए थे। हाँ। और मेरा ख्याल है कि वो ईसा खेल गए भी थे। हाँ जी बिल्कुल। जी हाँ, बहुत मशहूर गए भी थे। तो उन्होंने जो मुझे वो वहाँ प्यार दिया जिस खुलूस और चाहतों के साथ, और उन्होंने ये कहा कि हमें तो पार्टीशन के बाद अपनी ज़ुबान सुनने को, एक तो ये कि पार्टीशन के बाद वो लोग शिफ्ट हो गए, और दूसरी बात ये कि वो बजाय इसके कि हिंदुस्तान जाते वो कहीं और चले, 7 समुंदर पार चले गए वहाँ नॉर्वे में। तो वहाँ तो अब नॉर्वेजियन ही ज़ुबान ज़्यादा बोलें, या कुछ लोग हमारे वहाँ पंजाबी हैं या उर्दू लोग बोले। हमारे इलाके का वहाँ कोई भी आदमी नहीं था जिनसे वो अपनी ज़ुबान में बात। तो मेरा कैसेट जब 78 में उनके पास पहुँचा तो वो 78 से मेरी आमद के मुंतज़र थे कि मैं कब वहाँ आऊँ और वो मुझे वो मोहब्बतें दें जो उन्होंने मुझे दी, जो इतना अरसे से उन्होंने संभाल रखी थी। हाँ जी। आप परेशान कब होते और क्यों होते? परेशान अगर होते हैं मुख्तलिफ वक्त में आदमी हो ही जाता है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है। तो गुस्सा वगैरह आपकी तबीयत में है? गुस्सा बहुत कम आता है मुझे। कम है? हाँ। और परेशानी भी कभी नहीं हुई किसी किस्म की? परेशानी होती है अहबाब की वजह से, कभी कभार थोड़ी बहुत। दोस्त दुख देते हैं? हाँ, दोस्त दुख। तो ये अच्छा है ना आपके लिए? तो अच्छी बात है। आपको तो 5-10 अहबाब ऐसे होने चाहिए जो सारा वक्त आपको दुख देते रहें, ताकि आपकी आवाज़ जो है माशाल्लाह मजीद इससे ज़्यादा उसमें फ़राक वगैरह और दुख आ जाए। आप दुआ कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि हल्का अहबाब ऐसा ही रखूं। बस आप हमारे साथ दोस्ती रखें, हम आपको इंशाल्लाह बहुत माशाल्लाह आपसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं इस मामले में। अच्छा, ये फरमाएं कि कितनी ज़ुबानें आपको आती? जी, मैं इस वक्त बाकायदा तौर पे सराइकी में गा चुका हूँ, सिंधी में, उर्दू में और पंजाबी में। कौन सा राग आपको पसंद? बैरमी। और मौसम कौन सा पसंद? मौसम जो भी हो। हिजरे यार का मौसम गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, दरअसल मौसम की बात नहीं होती, मौसम तो अपने आदमी खुद बनाता। हाँ, कोशिश तो आदमी करता है अच्छा मौसम हो, लेकिन अच्छा, रंग कौन सा अच्छा लगता है? रंग मुझे काला और ब्लू ज़्यादा पसंद है। और लिबास जो आपने पहना हुआ? शलवार करें। खाना कौन सा अच्छा लगता? जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। मुकद्दर तो सारे खाने होते हैं। नहीं, जो मैं कुछ खुद बना लेते। ये रोज़ाना ही बीवी मुझसे पूछती है आज क्या खाओगे। अच्छा। मैं हमेशा ही उसे यही कहता हूँ जो तुम्हारी मर्जी है बना। अच्छा। ज़िंदगी की बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हुई, लेकिन कुछ ऐसी भी होंगी जो अभी तशनाए तकमील मसलन? अल्लाह के फजल व करम से मेरी कोई ऐसी इस वक्त कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है जिस पे मैं इस वक्त सोचूं या परेशान हूँ। इस वक्त जो मेरी ख्वाहिश है कि वो यही है कि मैं इस वक्त जो अल्लाह ने मुझे बच्चे दिए हैं, मैं उनकी परवरिश बेहतर तरीके से कर पाऊँ। दोबारा अगर ज़िंदगी मिले तो क्या आप यही कुछ बनना पसंद करेंगे या कुछ और? इस ज़िंदगी में मुझे इतना प्यार, इतनी नफ़रतें, इतना सब कुछ मिला है कि मैं फिर भी चाहूँगा कि यही ज़िंदगी हो, यही बनना पसंद करूँगा। अच्छा, ये फरमाएं कि लोक फनकार जो है उसका ख़ास एक रब्त होता है बुज़ुर्गों के साथ, मज़ारों के साथ, दरबारों के साथ। आपका भी ये रब्त किसी पीर फ़कीर से, किसी बुज़ुर्ग से कायम है? जी बिल्कुल। आप कुछ तफसील बयान करेंगे? मैं मुरीद हूँ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन खां साहब का, तौसा शरीफ से बिलोंग करते हैं। जी, तो उनके मज़ार पर हाज़िरी देते हैं? माशाल्लाह वो हयात हैं। अच्छा। वैसे मैं उनकी खिदमत में हाज़िरी देते? जी, उनकी खिदमत में हाज़िरी देता हूँ। और क्या आपने कभी अपने मुर्शिद को कुछ सुनाया? वो मेरी खुशकिस्मती है कि वो मुझे इस प्यार, इस लगन और इस खुलूस से सुनते हैं कि वो चाहते मुझे कहीं और नहीं मिलती। और क्या सुनाते हैं आप उनको? वो
जब मैं उनके करीब होता हूँ तो वो ये हुक्म फरमाते हैं कि तुम अपनी मर्जी से गाओ। अब मैं गाता अपनी मर्जी से हूँ, लेकिन वो उसमें से अपनी मर्जी तलाश कर लेते। यानी इसके हकीकी को इसके मजाजी की। हाँ, मैं जिसके लिए गा रहा हूँ, मैं किसी लड़की के लिए गा रहा हूँ, तो वो उसे अपने अपने महबूब के लिए समझते हैं। अच्छा, क्या दुआ किस किस्म की आपको देते हैं? जी, किस किस्म की दुआ देते हैं, मतलब खुश होते हैं? कभी मैंने नहीं सुना कि उन्होंने मुझे कोई बुलंद आवाज में बुलंद आवाज़ में मुझे कोई दुआ दी हो। यह है कि मेरी दस्तारबंदी वहाँ हुई शुरू में, और सुकून मिलता है आपको उनकी? बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस तरह के आप ज़रा मूडी किस्म के दुख भरे इंसान हैं, कहीं ये हो कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मतलब है कि एक कोने में ही ना बैठ जाएंगे कभी? ये मुमकिनात में से है? हाँ, मुमकिन है जी। शायद अगर ये मेरे बच्चे ना होते तो अब तक मैं बैठ चुका होता। आप ये फरमाएं कि हुकूमती सतह पर और गैर हुकूमती सतह पर मौसीकी की तरक्की और तरवीज के लिए आपके जहन में कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप बयान करना चाहें? ये मुस्तनसर भाई एक ऐसा दुख है जो हज़ार मरतबा हम बयान कर चुके हैं, लेकिन उसका सद्देबाब न हुआ है और न होगा। ना होगा इसलिए कि इस पेशे को यहाँ इतना बुरा समझा जाता है और कि उसको हुकूमती सतह पे न कोई पजीराई है, न कोई इज्जत मिलती है उसे। अब मैं देखें कि इस प्रोफेशन में से मुंसलिक हूँ, जाहिर है अब मेरा कोई और काम नहीं है। मेरे और जो साथी हैं, दोस्त हैं जो इस फील्ड में हैं, अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त मैं इस मुल्क का एक मसरूफ़ आर्टिस्ट हूँ। इस साल की जो मुझे टीवी से रॉयल्टी मिली है वो 27 रुपये है। सुभान अल्लाह, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई। ये कहाँ रखते हैं आप इतनी रकम? 27 रुपये का चेक मुझे आया और वो भी क्रॉस चेक था। वो आपने कैश करवा लिया? नहीं। अच्छा, इसके अलावा अच्छा ये जो कंडक्टर का जॉब आपने किया, हाँ, उसके अलावा मैं बता रहा था कि फिर कुछ एक ऐसा भी वक्त आया, मैं यहाँ पे ट्रक ड्राइविंग के साथ साथ वो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग सीखता रहा। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि जब ये तुम्हें आ जाएगी तो तुम्हें आसानी से मुलाजमत मिल जाए। सिफारिश भी नहीं थी, क्योंकि अपने जो फैमिली के मेंबर जो आला उहदों पे थे वो तो वैसे ही मुझसे नफरत करते, तो उनकी सिफारिश का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मुझे कहीं सिफारिश दिला के मुलाजिम कराते। तो अपने तौर पे मैं जो कुछ कर सकता था, तो वो मैंने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड भी सीखने की कोशिश की। वहाँ यहाँ कमेटी चौक में एक उस वक्त स्कूल हुआ करता था जहाँ सिखाया जाता था, वो मैंने थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद यहाँ कुछ हालात या जी भर गया यहाँ से, तो फिर मैं लाहौर चला गया। वहाँ एक होटल में मैं वेटर। अच्छा, ट्रक ड्राइवरी जो है इसके दौरान कोई दिलचस्प वाकयात? उस वक्त चूँकि एक आम आदमी था मैं, और वाकयात तो बहुत से हुए। कई दफ़ा पुलिस वालों से झगड़ा, कई दफ़ा अंदर, कई दफ़ा बाहर। पुलिस वाले अगर चालान करना चाहते थे तो आपको चाहिए था कि मेरा नाम ले देते कि मेरा नाम ये है, फिर चालान नहीं होता? नहीं, उस वक्त तो ये सवाल ही पैदा नहीं। उस वक्त तो अगर थले आए उस वक्त नाम की कोई बात नहीं। अच्छा था, आप ये फरमाएं कि ये जो बेशुमार ट्रकों वाले और बसों वाले आपके कैस्टें चलाते हैं, तो ये क्या उसी हवाले से कि ये हमारा भाई हुआ करता था? नहीं, उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ मुस्तनसर भाई के जो ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं हमारे मुल्क में, वो सराइकी और सिंधी स्पीकिंग है। हमारे इलाके के कोई बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, और इस वजह से भी मैं समझता हूँ कि ट्रकों में ज़्यादा कैसेट चला मेरा। मतलब ये अपने भाइयों को आप मुफ्त तो नहीं देते? नहीं, उस वक्त मैं इस पोजीशन में था ही नहीं कि किसी को मुफ्त प्रोवाइड करता। ये तो सारी मेरे जो वो लोग जो मुझसे जेलस होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, वरना इस पोजीशन में मुझे तो अपनी रोटी की फिक्र हुआ होती। अच्छा, अब उस वक्त एक 25-30 रुपए का कैसेट मिलता था। ये मैं 78 की बात कर रहा हूँ, 78 में। अच्छा, उसके बाद आप लाहौर चले गए? हाँ जी, मैं लाहौर आया। फिर वहाँ होटल में एक लिबर्टी मार्केट में एक छोटा सा अंडरग्राउंड होटल था, वहाँ मैं एज ए वेटर वहाँ काम किया मैंने। अच्छा,
वहाँ को 1.5 साल मैंने काम क्या किया, तनख्वाह क्या लेकिन वो मालिक जो था वो तनख्वाह नहीं देता था। अच्छा, रात को फुटपाथ पे सोना पड़ता था, खाना पीना मुफ्त? घर भी नहीं था, कोई ख़ानदान वाला घर आने ही नहीं देता था। मेरी खासी फैमिली वहाँ आबाद है। अब वो कहते हैं कि ये हमारा कज़न है। हाँ, उस वक्त नहीं आने देते। आप रिश्तेदार ज़्यादा हो गए होंगे पहले से? हाँ, अब तो माशाल्लाह बहुत रिश्ते। दोस्त भी? हाँ जी। अच्छा, वो जब आप वेटर थे तो कोई टिप वगैरह भी लोग देते थे? वही टिप पे गुजारा करता था ना, मैं अर्ज किया कि वो अच्छा। मालिक जो था तनख्वाह नहीं देता। तो 1.5 साल वो इसी पे खाता रहा कि बस अभी देते हो। तो क्या चीज़ें, क्या बेचते क्या थे वो? उस होटल में वो रेस्टोरेंट कह लीजिए, स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स थे उस वक्त। अच्छा। हाँ, वो हम सर्व करते थे। ग्राहकों को गाना तो नहीं सुनाया करते थे आप? वहाँ शाम वो जो वहाँ उस होटल में मुलाजमत करने की ये ख़ास वजह ये थी कि वहाँ शाम को एक 7 और 8 बजे के दरमियान एक वहाँ म्यूज़िक का प्रोग्राम हुआ करता था। अच्छा। लोगों को, जो कस्टमर थे, उनको एंजॉय करने के लिए। अच्छा। तो मैं उससे कि चले कुछ नहीं मिलता तो हो सकता है यहाँ रह के मैं कुछ सीख ही सकूँ। वो ड्रम प्लेयर वहाँ आते थे और अकार्डियन बजाने वाले कुछ लोग थे कुछ। अच्छा, उस होटल का नाम आपको याद? उस वक्त उसका नाम सलसबील रेस्टोरेंट था। वो अगर आप लिबर्टी में वस्त में जाएं, अच्छा, उधर से भी उधर से दरमियान में, तो अंडरग्राउंड था वहाँ। अब कभी जाने का इत्तेफाक हुआ? अब तो चूंकि मैं लाहौर में रहता हूँ तो अक्सर वहाँ जाना होता है, लेकिन अब वो होटल नहीं है। अच्छा, वो होटल नहीं। हाँ, मेरा ख्याल है जहाँ तक मैंने सुना है कि हमारे बाद ही वो ख़त्म हो गए। बस आपके साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया? पता नहीं अब मेरी वजह से या किसी और की वजह से। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं एक जगह फैसलाबाद में मैंने अप्लाई किया, उसमें हबीब बैंक में। किस में? हबीब बैंक में। अच्छा, कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। जी। तो उस वक्त मेरी तालीम FA थी और उस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर थे फैसलाबाद के, वो मेरे कज़न थे। तो मैं उनके पास गया, रोया पीटा कि मुझे आप यहाँ कोई मुलाजमत दिला दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उसे कह दूंगा, आप उसे जाके मिलें। लेकिन जहाँ तक उसके बैंक की इंतज़ामिया का ताल्लुक है, उनके बिहेवियर से ये लगता था कि मेरे बारे में किसी ने उन्हें नहीं कहा। तो उन्होंने कहा जी हम आपको एज ए PN यहाँ रख लेते हैं, तो जब आपकी कुछ थोड़ी बहुत सर्विस हो जाएगी तो हम आपको क्लरिकल जॉब दे देंगे। मैंने कहा आप कुछ भी दें, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं। मैंने कहा कि मैं अच्छा इलेक्ट्रीशियन भी हूँ। अच्छा, ये बिजली की जब भी वायरिंग, हैं आप? हाँ जी। अच्छा। वायरिंग भी मैं करता रहा। अच्छा। तो मैं वो कर लेता हूँ। उन्होंने, एक साहब ने कहा अच्छा हम आपको इस मेरा ख्याल है आपकी गायकी में करंट इसी वजह से कि आप इलेक्ट्रीशियन भी अच्छे हैं। अभी और बहुत बड़े सारे करंट हैं। तो लेकिन वो मुझे वहाँ भी जॉब न मिल सकी, इसलिए शायद मैं यही समझता हूँ कि कुछ सिफारिश को अप्रोच नहीं थी उस वक्त। और ये अल्लाह का एहसान है कि मैं उस वक्त मुलाजिम नहीं हुआ, मुलाजमत नहीं मिली, और ये मैं सफ़र करता रहा मुख्तलिफ़ जगहों पे। वरना शायद आज मैं कहीं मुलाजिम होता तो हो सकता है जितनी बड़ी भी मुलाजमत होती ये मकाम ना हो। क्योंकि मैं ज़हनी तौर पे वहाँ एडजस्ट हो जाता उसमें, मुलाजमत में, कि ठीक है अब इसी में गुजारा करना है। लेकिन वो न मिलने की वजह से जो सफ़र, जो एहसास से महरूमी जो मुसलसल मुझे मिलता रहा, टॉर्चर मुझे मिलते रहे अहबाब की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, माहौल की तरफ से, तो वही जो सारी चीज़ें हैं वो मिल के मुझे यहाँ ले आई। आप अब हमें क्या सुनाएंगे? उसके बाद फिर उस वहीं फैसलाबाद में मैंने अपना पहला कैसेट रिकॉर्ड करवाया 78। अच्छा, ये फरमाएं कि हर जो आर्टिस्ट है वो बुनियादी तौर पे फुर्सत के लम्हों में ये सोचता है कि ये कहीं कुछ सब कुछ ज़ाया तो नहीं जा रहा, ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ इसकी कोई हकीकत भी है या नहीं, कहीं ज़िंदगी जो है इसी तरह मतलब ख़त्म हो जाएगी, तो क्या मेरी कंट्रीब्यूशन इस कायनात के लिए, इन लोगों के लिए क्या है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसा वाक़या होता है, ये कोई ऐसा फ़िक्रा आता है, ये कोई ऐसा शख्स मिलता है, तो उस वक्त ये यकीन पुख्ता हो जाता है कि नहीं, ये ज़िंदगी ज़ाया नहीं हुई। तो आपके साथ कोई ऐसा वाक़या हुआ हो? वो पहले जब बाकायदा तौर पे इसमें नहीं था फील्ड में मैं, और मैं इधर उधर भटक रहा था,
कि मैं किस तरह सर्वाइव करूँगा, किस तरह ज़िंदगी गुजारूँगा। तो उस वक्त कई बार मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं ये इस फील्ड में, इस शौक़ में ना आता तो मेरा अच्छा भला घर था, अच्छा भला ज़मींदारा था, उसमें ये सिलसिला चल रहा था माशाल्लाह, कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना होती इस किस्म की ज़िंदगी गुजारने के लिए। उस वक्त कई दफ़ा ये ख्याल आया, लेकिन जब अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे ये मकाम दिया तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त मैं गलत सोचता था, और ये उसका शुक्र है कि मैंने अपनी मेहनत, अपनी तगोदो जारी रखी और मैंने ये मकाम हासिल किया। और अब तो मैं जिस मकाम पे हूँ, मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता कि मैंने वो वक्त ज़ाया किया, बल्कि मैं तो उसमें अब मुझे वो वक्त का एहसास होता है, और मैं ये चाहता हूँ कि काश वो वक्त एक दफ़ा फिर लौट आए, मैं उससे ज़्यादा मेहनत करूँ, उससे ज़्यादा अपने आप को तैयार करूँ इस मकाम के लिए, क्योंकि मेरे जहन में ये मकाम कभी मैंने सोचा ही नहीं था। ये अपनी जगह ये तो दुरुस्त। हाँ, पूछना मैं ये चाहता था, अब मसलन मैं एक अपना छोटा सा हवाला देता हूँ। मैं एक छोटा सा राइटर हूँ, मैंने सारी उम्र लिखने पढ़ने में गुजारी, और अक्सर जो अदीब हज़रात हैं वो यही सोचते हैं कि यार ये मसला रायगा ही गया, सारा ऐसे ही लगे रहे। लेकिन एक साहब तशरीफ़ लाए सऊदी अरेबिया से, तो बातों बातों में उन्होंने एक फ़िक्रा कहा, और वो मेरा फ़िक्रा जो था उसने जस्टिफाई कर दिया मेरे सारे वजूद को, और मैं उस रोज़ से मैं ये समझता हूँ कि नहीं, मेरी ज़िंदगी रायगा नहीं गई। और वो बड़ी आम सी बात उन्होंने कही, वो बातों बातों में कह गए। उन्होंने कहा जी कि मैं जब मस्जिद नबवी में गया तो मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने एक किताबों की दुकान थी, वहाँ पे आपकी किताब खाना बदोश जो है वो डिस्प्ले थी, और उसके ऊपर आपकी तस्वीर थी, और तस्वीर का रुख जो था वो मस्जिद नबवी की तरफ था। मैंने समझा कि मैं सफल हो गया, मैं जो कुछ मैंने किया है उसकी जस्टिफिकेशन की। मैं इसी तरह ही आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी गायकी के हवाले से, आपके फ़न के हवाले से कई लोगों ने आपसे कुछ बातें की होंगी, कोई वाक़यात हुए होंगे। मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई इस किस्म का वाक़या बयान। वो जैसा कि मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि जहाँ से अब दुनिया के आखिरी कोने ओस्लो में मैं गया, नॉर्थ पोल के करीब, तो वहाँ जब अपने आप को पहले से मौजूद पाया तो मेरी भी यही फीलिंग्स थी, और मैं ये समझा कि मेरी ये मेहनत जो है वो रायगा नहीं गई। और उसके अलावा ऐसे जब भी जिस भी फील्ड में आदमी जाता है उसके जहन में बेसिकली बुनियादी तौर पे, कुदरती तौर पे कह लें, दो ही नज़रिए होते हैं कि उसे माशरे में इज़्ज़त मिले और उसके जो लाइफ अंदाज है गुजारने का वो माकूल हो। तो अल्लाह के फजल करम से दोनों चीज़ें मेरे पास हैं कि इस माशरे ने, इस माहौल ने उसके रिगार्ड के रिस्पांस के तौर पे मुझे जो कुछ दिया है तो उसमें मैं अच्छा सरवाइव कर रहा हूँ। माशरे ने मुझे इज़्ज़त भी दी है, और मेरे पास मदाहों के खतूत भी आते हैं। जी, मदाहों के खतूत भी आते हैं। हाँ, मैं शायद इस मुल्क का बहुत कम लोग ऐसे होंगे, मैं ये तो नहीं कहना चाह रहा कि मैं एक वाहिद फ़नकार, लेकिन मैं ये बात वसूख से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ कि जितने खतूत मेरे पास आते हैं शायद किसी के पास ना आते हों, और उसकी ये समझता हूँ शायद वजह ये है कि मैं उन खतूत का जवाब देना अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। माशाअल्लाह। और उन खतूत में क्या होता है? उन खतूत में मोहब्बतें होती हैं, तनकीदें होती हैं, कुछ झगड़े भी होते हैं, कुछ मेरे सुनने वालों का गुस्सा भी होता है, कोई कुछ फरमाइशें भी होती हैं, कोई लट होती है बालों की, सुनहरी बालों की, कोई लिपस्टिक का, कोई ऐसा भी कभी कभार होता है। और कुछ ऐसी भी होती हैं ख़वातीन जो अपने खून से लिख के वो कहती हैं कि हम अपनी उंगली काट के ऐसे ऐसे। अच्छा, और ये तहरीर जब वैसे भाभी देखती हैं तो फिर क्या होता है? नहीं, इसलिए मैंने अलग दफ्तर बनाया हुआ है इस काम के लिए, और इस किस्म की जो ख़त किताबत का सिलसिला है वो मेरे दफ्तर से मुंसलिक है। अच्छा, हाँ, वो शुरू में उसने तंग नज़री दिखाई मेरी बीवी ने, लेकिन अब मेरा ख्याल है वो नहीं, मेरा ख्याल है भाभी ने तंग नजरी नहीं दिखाई, क्योंकि आपका रिकॉर्ड पहले से ही माशाल्लाह बहुत ख़राब है, चौथी बेगम है वो आपकी, तो अब वो रिस्क नहीं लेना मेरा ख्याल। बस यूँ कह लीजिए, लेकिन अब माशाल्लाह वो मुतमईन है, शायद इसलिए कि आप देख रहे हैं कि मैंने जो वक्त इस बीवी के साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजारा है, वो इससे पहले जो मैंने 3 शादियाँ की उनके साथ मैं किसी के साथ भी इतना वक्त नहीं गुजार सका। पसंद के लोग मिले तो ज़ाहिर है खुशी होती, लेकिन कभी कभार नापसंद के लोग जो होते हैं उनसे भी मिलना पड़ता, तो कैसा महसूस करते हैं? ऐसा होता है जी, अब जहाँ भी जाते हैं लोग मोहब्बतें देते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है। मुझे आपकी इस बात से एक वाक़या याद आ रहा है। हुआ यूँ कि मैं फैसलाबाद से पिंडी के लिए सफ़र कर रहा था, तो
बाई रोड आ रहा था, तो शेखुपुरा से आगे रात के 2 बजे का वक्त था। बड़ी रात गया मैं, वहाँ से चला फैसलाबाद से। तो शेखुपुरा से आगे मैंने देखा, उस वक्त मैं और मेरी बीवी अकेले उस वक्त सफ़र कर रहे थे कि एक गाड़ी ख़राब खड़ी है सड़क पे। गाड़ी के साथ ही कुछ आदमी खड़े हैं, उन्होंने मुझे हाथ दिया। मेरी बीवी चीखी चिल्लाई कि मत रोको इस वक्त, लेकिन मैंने रोक ली। मैंने पूछा जी हाँ फरमाइए क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा यार आपके पास टूल बॉक्स होगा, हमारी गाड़ी के कोई हैंड ब्रेक जाम हो गई है, इस किस्म का कुछ मसला है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास तो सिवाय वो व्हील खोलने वाले और जैक के इसके सिवा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा जी देखें, आप अगर नाराज़ ना हो, महसूस ना करें, आप ये इनायत करें कि हमारे 2 आदमियों को आप पिंडी जा रहे हैं, जेहलम उतार दीजिए। मैंने कहा ठीक है आप बिठा दें, पिछली सीट खाली थी। जब वो आदमियों को लेके आया तो दोनों पुलिस अफसर थे, वो बैठ गए। रात का वक्त था, रात के 2 बजे 2:30 बजे का वक्त था। तो मैंने उनसे कुछ उनके चेहरे देखना वो किया, ज़रूरी समझा ना, शायद उन्होंने मेरी तरफ देखा। हम सफ़र करते रहे। सुबह को 4 बजे के लगभग हम जब जेहलम के करीब पहुँचे तो उससे पहले एक जो ख़ास वाक़या हुआ जिसकी वजह से ये मैं सुनाना चाह रहा था कि कहीं से मोहब्बतें मिलती हैं, कहीं से नफ़रतें भी मिलती हैं। तो मेरी बीवी ने कोई उनके बैठने के 10-15 मिनट बाद कैसेट पुश किया। इत्तेफाक से उस वक्त मेरा कैसेट मेरे ही रिकॉर्ड प्लेयर में चल रहा था। तो मेरे पीछे बैठे हुए वो इंस्पेक्टर को यूँ लगा जैसे कोई करंट लगा हो। उसने कहा यार खुदा के लिए इस आदमी की आवाज़ को बंद करो। न इसे गाने का पता है, न इसे आदाब आते हैं गाने के, इतना उर्दू की टांगें तोड़ देता है, उर्दू बोलनी नहीं आती इसे, मौसीकी की इसे अलिफ बे का पता नहीं लोग इसे क्यों सुनते। खैर मैंने वो रिकॉर्ड प्लेयर ऑफ कर दिया। मैंने अर्ज़ किया कि आप कौन सा कैसेट पसंद करें। उन्होंने कहा कुछ और लगा दो, इसको ना लगा। मैंने कहा ठीक। वो कैसेट लगा दिया हमने कोई और गानों का। सो हम चल पड़े। जेहलम पहुँचे तो उस वक्त वो हज़रत गोया हुए कि देखें हम सुबह से वहाँ हमारी हाज़िरी थी किसी केस के सिलसिले में फैसलाबाद में, तो हम सुबह से गए, कुछ खा पी नहीं सके। आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकें, आप भी चाय पी लें, हम भी कुछ खा पी लेंगे। उन्होंने जेहलम से आगे एक छोटा सा स्टॉप था, वहाँ उतरना था, दीना के पास। तो मुस्तनसर भाई हम जाके बैठ गए, वो जाके बैठे और मैंने इस दौरान बीवी से पूछा आपने कुछ खाना पीना, उसने कहा नहीं। तो जब वहाँ मैं पहुँचा तो इत्तेफाक से वो जिस टेबल पे बैठे थे उसके ऊपर लाइट लगी हुई। अब मैं वहाँ जाके बैठ गया। अब वो दोनों हज़रात मुझे देख रहे हैं और बड़े परेशान हो रहे हैं। और वो आखिर में उससे रहा ना गया, मुझसे पूछा जी आपको कहीं देखा है हमने। मैंने कहा हो सकता है कहीं देखा हो, आप गौर कीजिए, ज़रा जहन पे जोर दीजिए, कहाँ देखा है। काफ़ी देर सोचने के बाद वो कहने लगा जी आप अताउल्लाह ईसा खेलवी तो नहीं। मैंने कहा जी बिल्कुल वही है। कहने लगा जी वाह वाह आप बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कहा मुझे पता है मैं जितना अच्छा गाता हूँ। तो इस तरह भी होता है कभी कभी। नहीं तो कोई दुख हुआ उनकी बदतारीफी से? नहीं, बल्कि कभी कभी अच्छा लगता है कि इतनी जो तारीफ हो रही है। नहीं उसके अलावा भी मैं ये इस बात को अच्छा नहीं समझता। अच्छा। एक आदमी ठीक है मुझे पसंद नहीं करता, मैं ज़बरदस्ती उसके जहन में तो नहीं घुस सकता। अब जो आदमी मुझे नहीं पसंद करता जी, कई ऐसे भी गाने वाले हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता, हालांकि वो बहुत अच्छा गाते हैं। मैं जितनी भी मेहनत कर लूँ उतना नहीं गा सकता जितना वो गाते, लेकिन मुझे पसंद नहीं है।